नमस्कार। लॉकडाउन का आज 42वां दिन है। कहीं कहीं कुछ ढील दी गई है, रियायतें दी गई हैं, लेकिन 42वां दिन है। मज़दूरों का पलायन जारी है। बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखने को आ रहे हैं। लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर साइकिलों पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, 7 महीने की प्रेगनेंसी है उनकी, वो वापस जा रही हैं, बुल्ढाना जा रही हैं, वो बॉम्बे से पैदल जा रही हैं। ऐसे बहुत से परिवार, लाखों की तादाद में मज़दूर पलायन कर रहे हैं। हमने पहले कहा था कि क्यों ना स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं, बजाय इसके कि स्टेट ट्रांसपोर्ट्स पे छोड़ दिया सिर्फ कि बसें वो भेजेंगे, वो भी नहीं अब भेज रहे, या कितनी भेजी हैं कोई हमारे पास फिगर नहीं है। ट्रेन शुरू करी थी, अब ट्रेन भी बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि एक तो कटाई का मौसम है, उसके लिए मज़दूरों की ज़रूरत है, और दूसरे कर्नाटक में तो कमाल ही कर दिया। येदियुरप्पा ने पहले एक रिक्वेस्ट करी, एक दरख्वास्त करी मज़दूरों से कि आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि जो उनकी बिल्डर्स एसोसिएशन है वहाँ की, मैं आपको बताता हूँ, ये मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रेडाई, इनकी मुलाकात हुई सीएम येदियुरप्पा से कर्नाटक के, और उसके बाद जो ट्रेन जानी थी माइग्रेंट्स लेबरर्स को लेकर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो जानी थी, उनको रद्द कर दिया गया। जितनी भी ट्रेन जानी थी सारे मज़दूरों को लेकर अपने अपने राज्यों में, उनको रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार जो कर्नाटक की है उसने लिखा साउथ वेस्टर्न रेलवे, हाँ, कि मतलब हम अपनी रिक्वेस्ट विड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हमने ट्रेन आपसे मांगी थी बुधवार के लिए। एन मंजुनाथ प्रसाद हैं, नोडल ऑफिसर हैं कर्नाटक में माइग्रेंट्स को, जो प्रवासी मज़दूर हैं उनके लिए। उन्होंने लिखा कि बेंगलोर से दानापुर बिहार जानी थी ट्रेन 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे 6 मई को, उनको कैंसिल कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये बंधुआ मज़दूर हैं क्या? ये बॉन्डेड लेबर हैं या माइग्रेंट लेबर हैं? ये आज़ाद भारत के नागरिक हैं या गुलाम हैं ये, जिनको जब चाहा रख लिया, जब चाहा जाने भी नहीं दिया जा रहा? इनकी मर्ज़ी जाने की है। ज़्यादातर मज़दूर जाना चाहते हैं। 42वां दिन है आज लॉकडाउन का। बहुतों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, उनकी कोई परवाह नहीं की गई है। खाने पीने के सामान सरकार की तरफ से बहुत कम पहुँचे हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कर रही हैं सो कर रही हैं। अब वो अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में उन पर लाठीचार्ज हुआ रेलवे स्टेशन पर, कर्नाटक में भी स्टेशन पर पहुँचे मज़दूरों पर लाठीचार्ज हुआ। अब उनको वापस भी नहीं जाने दिया जा रहा। पैदल जो जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कब तक वो पैदल चलते रहेंगे, कितने लोग मरे भी होंगे। उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूलों की बारिश करवा देना, मिलिट्री बैंड बजवा देना, ये कोई हल नहीं होता। तो अब मज़दूरों को वापस भी नहीं जाने दिया जा रहा। उधर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसी राव, उन्होंने भी मज़दूरों से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ रुके रहिए, बने रहिए। क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी है। अर्थव्यवस्था के पहिए जो एकदम बंद कर दिए थे प्रधान सेवक ने एक झटके में, बिना किसी तैयारी के, उनको दोबारा चलाना है। उसमें कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उसमें खेती की कटाई है। पंजाब में इस वक्त चिंता का विषय ये है कि जो पैडी बोई जाती है, जो धान बोया जाता है, वो मज़दूर जो होते हैं बिहार के बेहतर काम करते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो बहुत से लोग जो ज़मींदार हैं वहाँ के, वो इस बात से भी काफ़ी चिंतित हैं इस वक्त कि उनकी पैडी कौन, धान कौन बोएगा। अब जाकर समझ में आ रहा है कि ये जो मज़दूर हैं, हमारी अर्थव्यवस्था, चाहे वो छोटी फैक्ट्रियाँ हों, मंछोली फैक्ट्रियाँ हों, माइक्रो उद्योग हों, चाहे वो खेती किसानी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हों, ये मज़दूर जो असंगठित क्षेत्र के हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। और इन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है कि जैसे इंसान नहीं, ये बंधुआ मज़दूर हैं, जानवर हैं। जैसे बाड़े में इनको बंद कर दो, काम के वक्त निकाल लो, काम करवाओ, उसके बाद फिर बाड़े में वापस बंद कर दो। तनख्वाहें मिलनी है, नहीं मिलनी है, कुछ नहीं मालूम। उसके अलावा साथ में एक ये भी कहा गया है, जो मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ रियायतें दी गई हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। एक रियायत ये जो फैक्ट्री वालों को रियायत दी गई है, उन्होंने बहुत सी रियायतें भी दी हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस कदम से उद्योग जगत को, इंडस्ट्री को राहत तो मिल जाएगी, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, जो मज़दूर हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अब कंपनियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस देना ज़रूरी नहीं माना जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलने की हालत में ही
कंपनी को अपनी ट्रांसपोर्ट भेजनी होगी, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही उनको रखने की व्यवस्था करनी होगी। जब कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर कुछ साल पहले एक फ़ंड भी बना था, उसका क्या हुआ हम नहीं जानते, जिसमें एम्प्लॉयज़ ने भी योगदान दिया था और जो कंपनियां हैं उन्होंने भी दिया था, वो इसी के लिए दिया था, उसका क्या हुआ हमें नहीं मालूम। कंपनी को ये भी तय करना होगा कि मतलब डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है कार्य जो जहाँ पर काम करते हैं, और 1 घंटे के ज़रूरी गैप को भी शिफ्ट के बीच सरकार ने हटा दिया है। कुल मिलाकर कंपनियों को फ़ायदा, उद्योगपतियों को फ़ायदा, बड़े बड़े बिल्डर्स को फ़ायदा हो रहा है, और जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो घर जाना चाहते हैं, उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा। 40 दिन उनकी कोई सुध नहीं ली, कोई परवाह नहीं करी, कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं किया, और ये पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है। अब समझ में आ रही है कि अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए ज़रूरी है कि ये मजदूर हमें चाहिए। इस पर अहमद पटेल हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि व्हेन कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू बेयर द कॉस्ट ऑफ माइग्रेंट्स टू टेक द ट्रेन बैक टू देयर विलेजेस, व्हाई आर सर्टेन बीजेपी रूल स्टेट्स ट्राइंग टू डिसअलाउ दीज वेरी ट्रेन्स। जब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि वो टिकट का खर्चा सहने को तैयार है इन सब का, तो फिर बीजेपी के राज वाली कई सरकारें उनको क्यों नहीं जाने दे रही। वैसे पटेल साहब सिर्फ बीजेपी के राज वाली नहीं, कांग्रेस के राज वाली सरकारें भी ऐसा कर रही हैं। पंजाब में भी चिंता है इस बात की, और बाकी जगह पर भी ऐसा हो रहा है कि अब माइग्रेंट लेबर्स को कोई वापस नहीं जाने देना चाहता। तो अहमद पटेल एक और ट्वीट में लिखते हैं कि पहले कर्नाटक और अब गुजरात, some business lobbies are ensuring state government doesn't permit migrants to return to their families. To hold them against their will is a violation of human and fundamental rights. पंजाब और कर्नाटक की सरकारों ने, गुजरात और कर्नाटक की सरकारों ने सुनिश्चित किया है कि ये जो मजदूर हैं ये वापस ना जा पाएँ। ये इनके मानवाधिकारों का जो बुनियादी अधिकार हैं संविधान ने दिए हैं उनका हनन है, उनको डिनाई करने वाली बात है। अब अहमद पटेल कुछ भी कहें, पूरी तमाम राज्यों में यही हो रहा है, समझ में आ रहा है कि माइग्रेंट लेबरर्स की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो उनको इंसानों की तरह ट्रीट कीजिए, बंधुआ मजदूरों की तरह नहीं, गुलामों की तरह नहीं। ये जानी पहचानी बात है कि मौजूदा सरकार जो है वो गरीबों की हमदर्द नहीं है, वो उद्योगपतियों की हमदर्द है, बड़े बिजनेसेस की हमदर्द है, छोटे बिजनेस की भी नहीं है। MSME जिस तरह से बैठ गई नोटबंदी के बाद सबके सामने है, इसी से ना हौसला मिलता है उद्योग को, और उन्होंने बहुत बड़े स्टिमुलस पैकेज की मांग भी करी है। हम रिवाइवल पैकेज की मांग करते आ रहे, लेकिन वो दूरगामी है। ऐसे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं भारत सरकार के, उनका कहना है, KV सुब्रमण्यम इनका नाम है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के पैकेज की मांग करना जो विकसित देश अपने उद्योगों को दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी उसकी। कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच, there is no free lunch. One of the first thing that anybody learns in economics is that there is no free lunch. इकोनॉमिक्स में जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे पहला सबक यही होता है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की भावना क्या है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, यहाँ पर सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दी गई। डॉक्टरों की फ़ीस उस दौर में पूरे साल की 400 या 500 रुपये होती थी, हालांकि खर्चा बहुत आता था उन पर, लेकिन सरकारी खजाने से प्राथमिकता ये तय की गई कि सरकारी खजाने से उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो खर्चा तो उतना ही आ रहा है, लागत उतनी ही आ रही है, कोई और पे कर रहा है। तो अगर एक डॉक्टर यहाँ दिल्ली में पढ़ाई करता है और डॉक्टर बन के निकलता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से या किसी और मेडिकल कॉलेज से जो उस दौर के बनाए हुए हैं, तो उसकी फ़ीस का खर्चा उड़ीसा के टैक्स पेयर ने भी दिया है, पंजाब के टैक्स पेयर ने भी दिया है, केरल के टैक्स पेयर ने भी दिया है, जो भारत सरकार के खजाने से गया है। तो उसको तो कम कीमत पड़ी, लेकिन लागत जितनी आई वो तो उतनी ही आई जितनी आती है। इमारतों का इस्तेमाल हो, चाहे वो फैकल्टी की तनख्वाहें हों, लेबोरेटरीज़ हों, किताबें हों, रख रखाव हो, सारा वो खर्चा तो आता ही है। तो वो सरकार के खजाने से आता है, इसका मतलब टैक्स पेयर दे रहा है वो। क्यों? क्योंकि प्राथमिकता उच्च शिक्षा रखी गई। बिल्कुल इसी तरह अगर भाखड़ा डैम पंजाब में बनता है तो उसका भी जो खर्च आया है, दैट्स ए नेशंस कमिटमेंट टू ए स्टेट, उसका खर्च भी पूरे भारत के टैक्स पेयर ने दिया। बदले में पंजाब ग्रेनरी कहलाया, और जहाँ जहाँ डेफिसिट जोन रहे हमारे, बिहार के हों या उड़ीसा के हों, वहाँ वहाँ पंजाब का गेहूँ ही पहुँचा जब जब ज़रूरत पड़ी। तो और जगह पर भी ऐसे ही हुआ। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, उनका ये कहना है। और अगर हम ऐसे
इस तरह के पैकेज देने शुरू कर देंगे, स्टिमुलस पैकेज जो इंडस्ट्री मांग कर रही है, तो फिर ये जो हमारे बुनियादी जो ढांचा है अर्थव्यवस्था का, उसके जो आधार है, उसकी नींव है, उस पर असर पड़ेगा। वी कैन नॉट प्रिटेंड टू डू पॉलिसी एज इफ देयर आर नो कॉस्ट्स। लागत तो लगनी है ही, हम उद्योग को क्यों देंगे। उधर प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि स्टिमुलस पैकेज के बजाय इस वक्त तो सर्वाइवल पैकेज की ज़रूरत है, और वो भी भारत के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब इंसान हैं और जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए सर्वाइवल पैकेज चाहिए, स्टिमुलस पैकेज नहीं चाहिए। रिवाइवल पैकेज पूरी अर्थव्यवस्था का वो बात की बात है, उसमें भी मतलब 5 लाख से लेकर 16 लाख करोड़ तक का कहा गया है कि जीडीपी कम से कम 1% जो दे रहे हैं इस वक्त, बहुत कम है। कम से कम 10% तो अमेरिका दे रहा है, बाकी और देश भी दे रहे हैं, हमें वो बढ़ाना होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन सर्वाइवल पैकेज इमीडिएटली चाहिए, अभी अभी चाहिए, जिसमें एक तो गरीबों के अकाउंट में पैसे डाले जाएं। जैसे राहुल गांधी ने न्याय योजना कहा था 5,000 रुपये, अभिजीत बनर्जी जो हैं नोबेल लॉरिएट, वो 10,000 रुपये कह रहे हैं। कम से कम उनके अकाउंट में, उनके हाथ में पैसे जाने चाहिए। दूसरा ये है कि जो खाना है, खाना पहुँचे उन तक, टारगेटेड पीडीएस, चाहे उनके पास राशन कार्ड है या नहीं है, हाँ, और आधार के तहत ही पीडीएस दिया जा सकता था, लेकिन पीडीएस के ज़रिए उन तक खाना पहुँचे, राशन पहुँचे। सर्वाइवल पैकेज का दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा जो हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, चाहे वो प्राइमरी केयर सेंटर्स है, पूरे भारत में जो जाल बिछा हुआ है वही काम कर रहा है इस वक्त, वो भी चरमराया हुआ है। तो उसको रैंप अप करने की ज़रूरत है, उसमें पैसा डालें। उधर पी चिदम्बरम का कहना है कि जब ज़्यादा टैक्सेस वसूल किए जाते हैं जनता से, वो उसी वक्त किए जाते हैं, उस माहौल में किए जाते हैं जब अर्थव्यवस्था फल फूल रही हो, जब नागरिक अच्छा कमा रहे हों, टैक्स देने की हालत में हों। इस वक्त टैक्स देने की हालत में नहीं है लोग, तो इनको और टैक्स करना, चाहे वो डीजल और पेट्रोल की कीमत हो या कुछ भी हो, ये बात ठीक नहीं है, ये साउंड इकोनॉमिक्स नहीं है। बहरहाल इस वक्त हमें सर्वाइवल पैकेज की ज़रूरत है। देखते हैं सरकार क्या करती है। अभी तक कोई पैकेज आया नहीं है। एक ऊँट के मुंह में जीरा जैसे 1-2 पैकेज छोटे मोटे अनाउंस कर दिए थे। हमें बड़ी सोच का इंतज़ार है। आजकल नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है कि ये मेरे पास एक वीडियो है, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इस छोटे से बच्चे को देखिए, कुदरत की मासूमियत को देखिए। जब भी नया बच्चा को दुनिया में आता है तो इसका मतलब यही होता है कि कुदरत अभी भी इंसान से मायूस नहीं हुई है, निराश नहीं हुई है। इस बच्चे को देखिए, इसका पूरा विश्वास जो है, जिसने इसको थाम रखा है अपनी गोदी में, हाँ, उस विश्वास को देखिए, मासूमियत को देखिए। वैसे बाय द वे इस बच्चे को जिस शख्स ने उठा रखा है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम उद्धव ठाकरे है। चल अर्जुन, चल चल घे, परिश्ते लगे, चल चलो। आपण एकदम काय शिशूच तुझ्याकडे येतो का? घे चला, घे परेश, घे। अरे काहीतरी ओरडलं असतं. चॉकलेट पण यायचं का बघ. आता आहे ना. चॉकलेट पण नाही आता नाही. चला चला चला, जातच नाही आता. घे 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 परेश, घे 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 आणि तो माझ्याकडे नेहमी येतोच. तो इकडे छान नाही मला. आम्ही जाणार आहे, मी जाणार आहे. टाटा अर्जुन, टाटा टाटा टाटा. किशोरच्या आपण जाऊ, किशोरच्या आपण जाऊ, पण जाऊ. चला चला परेश, घे. नाही नाही, चला चल चल. भूर भूर जाऊया, भूर भूर भूर. बेटा
चल चल त्याला प्रश्न म्हणतात चल आम्ही चाललो टाटा बाय आम्ही चाललो जाऊ ना अरे घे बरं ना ईशा घे ये घे बरे ईशा घे आपण नंतर पुन्हा भेटूया आम्ही पुन्हा येऊ बोल काय अर्जुन अर्जुन नाव आहे का हा पेन घे चल परेश घे हो थँक्यू टाटा अरे चॉकलेट आहे ना अय्या टाटा चल हो दे तू दे हा ओके नमस्कार.